नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज बात करेंगे पावर सेक्टर की, जिसे इकोनॉमी में अगर हम विकास के लिए माने तो बहुत अहम सेक्टर और जिसके बिना विकास की गाड़ी दौड़ेगी ये सोचना भी गलत होगा। इस सेक्टर को लेकर समय समय पर नए कदम उठाने की घोषणाएं सरकारों की ओर से होती रही है, लेकिन इसमें कुछ बड़ी चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं। और पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की ओर से पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स को लेकर कुछ नए कदमों का ऐलान किया गया है और जिसमें खास तौर पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस किया गया है। सप्लाई को बेहतर बनाने की बात है, नई टैरिफ पॉलिसी की बात हो रही है, क्रॉस सब्सिडी को कम करने की बात हो रही है। तो समझेंगे कि असल में ये जो तमाम परेशानियां हैं इस सेक्टर में, उनके लिए ये कदम कितने मजबूत या फिर कितने कमजोर हैं और आज के दौर में क्या और कदमों की जरूरत है और इन कदमों को जमीन पर उतारने के लिए क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनिल राजदान सर, फॉर्मर सेक्रेटरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी वेणु हमारे साथ है, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एनटीपीसी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। रोहित बजाज हमारे साथ है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डेवलपमेंट IEX। बहुत बहुत स्वागत रोहित जी आपका। नमस्कार। शुरुआत में अनिल सर आपसे करना चाहूंगा। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है इस सेक्टर को लेकर और इसकी हालत या इसकी खामियां या इसकी कमजोरियां वो आप बेहतर जानते हैं। क्या बड़ी इसमें परेशानियां इस सेक्टर में है, क्योंकि बार बार बात होती है रिफॉर्म्स की, इस सेक्टर में रिफॉर्म्स चाहिए और जो कदम शुरुआत में अगर करूं टैरिफ पॉलिसी को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन में दो अहम बिंदु कहे जाते हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, आज हालात क्या हैं और ये दोनों जो नए कदम हैं ये क्या इशारा कर रहे हैं? जी, जो आपने सही कहा कि जो पावर सेक्टर है वो एक तरह का फलक्रम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक सोशल वेलफेयर का भी एक मेजर बन गया है। जब हमने कहा कि हर घर में हमने बिजली पहुंचानी है और बाद में हर परिवार को अफोर्डेबल भी होनी चाहिए ताकि वो बिजली आगे चला सके। मगर बिजली जो है वो एक गॉड गिवन कमोडिटी नहीं है, वो प्रकृति से नहीं दी हुई है। वो एक कमर्शियल दायरे में प्रोड्यूस होती है, ट्रांसमिट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है। और जो कंज्यूमर का इंटरफेस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से। वो नहीं जानता कि ट्रांसमिशन कंपनी क्या है, पावर एक्सचेंज क्या है और जनरेशन कंपनी क्या है। उसका डायरेक्ट इंटरफेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से है और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एंड पर ही मैं समझता हूँ कि जहाँ तो एक उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर घर में बिजली पहुँचा दे, दूसरी ये है कि उसकी कीमत भी अदायगी पूरी हो सके। अब वो दुर्भाग्यपूर्ण सरकारों ने एज अ वेलफेयर मेजर कहिए, बाद में एज अ पॉलिटिकल मेजर भी उसमें काफ़ी हद तक कि वो कमोडिटी पॉलिटिसाइज हो गई और उसमें हमने फ्री पावर की बात करी, हमने हेविली सब्सिडाइज पावर की बात करी। ये सब ठीक है कि हमने सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए या एज अ पब्लिक पॉलिसी मैं समझता हूं कि उनकी मदद करनी चाहिए। अब दिक्कत ये होती है कि जब आप दूसरे कंज्यूमर को कई दफ़ा कहो कि वो सब्सिडाइज करे एक और कंज्यूमर को, जिससे कि जो उसकी अपनी एक्टिविटी है वो कई दफ़ा अनइकोनॉमिक होने लगती है और अनकम्पेटिटिव होने लगती है। जैसे कि इंडस्ट्री का सेक्टर है, अगर आप इंडस्ट्री के सेक्टर के ऊपर ज़्यादा टैरिफ का बोझ डाल दोगे कंपैरेटिवली, तो उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी और उसकी जो कंपेटिटिवनेस ऑफ प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में नहीं रहेगी। डोमेस्टिक वर्सेस इंपोर्टेड या जो भी आप कहें, स्टेट वर्सेस स्टेट भी देखते हुए, तो इसमें इसका काफ़ी असर पड़ता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अपनी एफिशिएंसी, कि उनके जो AT&C लॉसेस कहलाए जाते हैं वो 12 से 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मगर कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक इनएफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर थेफ्ट भी है,
इनएफिशिएंसी इन बिलिंग एंड कलेक्शन भी है। और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है उसको क्वालिटी ऑफ पावर चाहिए। वो समय बीत गया करीब आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले, कि जब हमारी पावर प्रोडक्शन जो थी वो कंजप्शन से बहुत कम थी और हमें आउटेजेस देनी पड़ती थी। मगर ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स डेकेड ये पावर प्रोडक्शन जो है ये तो पूरी अब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, बल्कि प्लांट लोड फैक्टर प्लांट्स के नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से जनरेटिंग कंपनी है वो परेशान है। और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी अदायगी जो है जनरेटर्स को वो बढ़ रही है और करीब 80-90 हज़ार करोड़ रुपए पे पहुंच गई। इसके साथ पीछे अगर जनरेटिंग कंपनीज को नहीं पैसा मिलेगा तो वो हमारी थर्मल जनरेशन है ज्यादा, वो कोल कंपनीज को नहीं, कोयले की कंपनियों को नहीं पैसा दे पाएंगी। और कोयला भी जो है भारतवर्ष में तकरीबन सबसे ज्यादा दुनिया में हेविली टैक्स कमोडिटी है। तो अगर हमने टैरिफ गिराना है और थर्मल टैरिफ गिराना है तो कोयले की कीमत हमें कम करनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, जो फ्रेट चार्जेस हैं वो कम करने हैं, और दूसरे एट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड AT&C लॉसेस हमने कम करने हैं। ट्रांसमिशन सेक्टर हमारा ठीक है। ओके रोहित जी, जिस तरीके से हम आज के दौर में देखें, जो मोटे मोटे तौर पर जो पावर पर यूनिट की बात करूं मैं, अलग अलग राज्यों के अगर एवरेज को निकालूं तो 4 से 5.5 रुपए के आसपास पर यूनिट का रेट है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि टैरिफ पॉलिसी जो मौजूदा है और जो नई टैरिफ पॉलिसी की तरफ केंद्र सरकार बढ़ना चाह रही है, इस मौजूदा दौर में ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनके अकाउंट्स बताते हैं कि उसमें रेड मार्क ज्यादा है, यानी लाल निशान ज्यादा है। तो इस नई टैरिफ पॉलिसी से ये लाल निशान हरे में कैसे आएगा और कैसे कंज्यूमर को भी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भी दोनों को फायदा हो सकता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज अगर हम टैरिफ की बात करें तो हमारा 5 रुपए के आसपास टैरिफ है, बट ये जो 5 रुपए टैरिफ है ये हमारा डोमेस्टिक कैटेगरी का टैरिफ है, रेसिडेंशियल टैरिफ है। अगर हम इसमें और डीप में जाके देखें तो आज किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की एवरेज पावर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है जिस पे वो खरीदती है वो 3 रुपए 60 पैसे से 3 रुपए 70 पैसे के बीच में है। उसके बाद हम उसमें सारे लॉसेस और बाकी सारे चार्जेस लगाते हैं जो उसको डिलीवरी में एंड कंज्यूमर को तक को डिलीवर करने में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे हम चार्ज ऐड करते हैं। और अगर हम इंडस्ट्रियल कैटेगरी का टैरिफ देखें तो अधिकतर स्टेट्स में ये जो टैरिफ है ये 7.5 रुपए से ऊपर है, कुछ स्टेट्स में ये टैरिफ 8 रुपए की भी ऊपर है। तो इफेक्टिवली हो क्या रहा है, जैसा राजदान साहब ने कहा, हमने कुछ कैटेगरी को सब्सिडाइज करने के लिए कुछ दूसरी कैटेगरी के ऊपर काफी भार डाल दिया है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, आज हमारी इंडस्ट्री जो है वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रही है। जब हम बाहर की कंपनियों से, बाहर के कंट्रियों से कॉम्पीट करते हैं तो वो हम नहीं कर पाते हैं। हमारा माल बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता है क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। और बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं जहाँ पे 30, 40, 50% तक इनपुट कॉस्ट जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस कैटेगरी को, इस कॉस्ट को कम करें जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएँ और हम एक्सपोर्ट अपना बढ़ा पाएँ, जो कि हमारे लिए ओवरऑल कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। इसमें एक टैरिफ पॉलिसी में एक चीज़ का मेंशन है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सब्सिडी और ऑल्सो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। तो टैरिफ को, जो हमारी नई टैरिफ पॉलिसी है, पिछली बार भी हमने इसको किसी तरह एड्रेस करने की कोशिश की थी बट हम इसमें पूरी तरह एड्रेस नहीं कर पाए थे। एक कंपोनेंट होता है क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। अब क्या होता है कि हमारे देश में हमने ओपन एक्सेस का प्रोविजन अलाउ किया है। जो भी बल्क कंज्यूमर है, जो भी बड़ा कंज्यूमर है, जो कि हमारी बड़ी इंडस्ट्री बल्क कंज्यूमर होती है, उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को छोड़ के मार्केट से पावर खरीद सकता है। जब वो मार्केट से पावर खरीदता है तो उसको एक सरचार्ज देना होता है जिसका नाम होता है क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। नई टैरिफ पॉलिसी में गवर्नमेंट एक प्रोविजन ला रही है जिससे कि गोइंग फॉरवर्ड क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज को धीरे धीरे रिड्यूस किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है, जब ये क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज इतना ज्यादा है, आज की डेट में ये क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज ऑन एवरेज बेसिस इज अराउंड 1 रुपी 50 पैसा,
विच मीन्स दैट जब मार्केट से कोई 3-3.5 रुपए की पावर लेता है तो उसको ये भी देना पड़ता है, ट्रांसमिशन चार्जेस भी देने पड़ते हैं, एडिशनल सरचार्ज भी देना पड़ता है, और उसकी पावर जो उसके एंड तक पहुंचते पहुंचते ये पावर फिर 7 रुपए की हो जाती है। तो अगर हम ऐसे चेंजेस करेंगे जो हम टैरिफ पॉलिसी में करने वाले हैं, जो कि प्रपोज चेंजेस हैं, और वो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट में मेंशन भी किया गया है, हम क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज को कम कर रहे हैं, तो ये हमें काफी हेल्प करेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज को काफी हेल्प करेंगे, जिससे कि लोग एक्सचेंज से या ओपन मार्केट से कहीं से भी वो पावर खरीद पाएं, कफायती दाम में पावर खरीद पाएं और अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करें और इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाए। ओके मिस्टर वेरू, 2 पॉइंट है, एक जो जिसका जिक्र कर रहे हैं हमारे दोनों पैनलिस्ट, एक क्रॉस सब्सिडी, और कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जो सब्सिडी हम डायरेक्ट देते हैं किसानों को या दूसरे कुछ ऐसे लोगों को, उसको भी डीबीटी के जरिए करने की जरूरत है, उसको ना कि इनडायरेक्ट, यानी कि टैरिफ उससे प्रभावित ना हो। और दूसरा ये कितना इम्पोर्टेंट, जी मैं आता हूं रोहित जी, वेणु साहब, दूसरा चीज ये है कि इसी के साथ साथ इंडस्ट्री स्पेसिफिक टैरिफ क्या अलग जरूरत है, और या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पर यूनिट के साथ आप जो रूरल इंडिया है उसको डिवाइड कीजिए, अर्बन इंडिया को अलग कीजिए, और इंडस्ट्री के साथ अलग, यानी कि टैरिफ मार्केट में कई सब कैटेगरीज डेवलप करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं राजदान जी ने उस पॉइंट को ब्रीफली टच किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन के कंपनियों को किसने कष्ट हो रहा है, लेकिन वो कष्ट अभी यूटिलिटी पे भी आ रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में इतने सारे कोयले के ये पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, और उनकी जो प्लान लोड फैक्टर है आज अगर देखोगे रिन्यूएबल के साथ साथ बहुत कम हो रहा है, 60% से नीचे आ रहा है। तो अगर आप बात करोगे कि आप रूरल एरिया को, अर्बन एरिया को, इंडस्ट्री को अलग अलग चार्ज करेंगे, ये एक अच्छे से सजाव है, लेकिन मैं समझता हूं कि पहले हमको देखना चाहिए कि जो जनरेटिंग कंपनी है वो अफोर्ड कर पाएंगे ये जो टैरिफ है, क्योंकि सारे जो जितने भी पावर प्लांट पीपीए के हिसाब से होते हैं तो उसमें 25 साल में एक लोड फैक्टर लेके करते हैं, लेकिन रिन्यूएबल आने के बाद वो लोड फैक्टर अभी कम हो रहा है, और उसके ऊपर डिमांड 15 मिनट में इतना ज्यादा हो रहा है कि रैम रेट होने के लिए बहुत सारे प्लान वो डिजाइन नहीं है। तो हम लोगों को रूट कॉस्ट से देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग 5 रुपया बोल के हम लोग करें। रिन्यूएबल को जो कुछ लोड रिन्यूएबल को भी लेना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि अलग अलग कैटेगरी होने से सारे लोग सरवाइव करेंगे और कंज्यूमर को अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि उसी से वो अपना प्रॉफिट भी कमा लेगा। अगर अनइंटरप्टेड और आप ठीक से देंगे तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, लेकिन जनरेशन इंडस्ट्री को अभी से प्रोटेक्ट करना शुरू करना चाहिए, रिन्यूएबल जरूर आना चाहिए। और जो कोल वाला इंडस्ट्री है, हमारा हमेशा रहा कि मिनिस्ट्री से कि हम लोग जो एफजीडी और जो नए तरीके लगा रहे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, उसको भी लेके कॉस्ट बढ़ रहा है तो पास थ्रू होना चाहिए, वो सारे बात हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि अलग अलग रीजनेबल कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस में देने से बेटर रहेगा, ये मेरा ओपिनियन। राजन साहब, डिस्कॉम की जो पोजीशनिंग है मैं कहूं, और जो उस वक्त विफलता कहूं, जो अनसक्सेस रेशियो है, रेट है, काफी ज्यादा है। रीजन क्या है? क्या माफ कीजिएगा, आवाज ठीक नहीं आ रही थी। मैंने कहा सर, डिस्कॉम की जो हालत है इस वक्त, जी वो काफी कमजोर है। इसको सबसे पहले मुझे लगता है शायद सुधारना होगा, इसको मजबूत करना होगा। उसके लिए जो कदम उठाए गए हैं, जो अनाउंसमेंट है, वो कितना उसको सपोर्ट कर पाएंगे, या कुछ और एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है उन्हें? आपने सही कहा कि डिस्कॉम्स को अपने जो रवैया है उसको ठीक करना है और उनको कमर्शियल लाइंस पे रन करना चाहिए। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट 12 से 15% के करीब कही गई, जो कि रूरल और अर्बन को मिलाकर बताई जाती है, इस पर हमें ज़्यादातर ये एक बेंचमार्क है जिस पे कि हमें अमल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि मैं काफ़ी देर से कह रहा हूं कि रिफॉर्म की बात करनी छोड़ दीजिए, परफॉर्म करना चाहिए। जो परफॉर्म कर रहा है वो सरवाइव करे, जो नहीं परफॉर्म कर रहा ही हैज टू गिव वे।
तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं वह हमें किसी और को, सिंगल प्लेयर या मल्टीपल प्लेयर जैसा भी आप समझें, उनको मौका देना चाहिए ताकि इस सेक्टर में जो वेस्टफुल लीकेजेस हो रही हैं वो नहीं हो और कंज्यूमर को क्वालिटी पावर मिले और साथ साथ जो रेट्स हैं वो वाजिब हों। मगर एक समस्या और आने लगी है, जैसे कि रिन्यूएबल्स के एडिशन से हो रहा है, कि हमारी शायद जो डिमांड प्रोजेक्शन थी जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने करी थी, वो डिमांड प्रोजेक्शन जो है वो आंकड़ा वो नहीं मिलता रियलिटी से। विद द रिजल्ट ऑफ कोर्स के कोविड के दौरान तो खैर प्लांट लोड फैक्टर बहुत ही नीचे थर्मल प्लांट्स का गिर गया है, मेरे ख्याल 42% पे गिर गया, जबकि मेरे टाइम में करीब 75% के करीब हम लोग एक्सपेक्ट करते थे प्लांट लोड फैक्टर। इसी तरह जो नॉर्मेटिव वैल्यूज हैं जिनकी कि वेणु साहब ने बात करी कि जब टैरिफ वर्कआउट होता है तो एक सर्टेन एवरेज पीएलएफ को देख के किया जाता है, वो हमें फैक्टर देखना पड़ेगा कि हमारी डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है। शायद इंडस्ट्री के लिए इतनी जितनी खपत हम सोच रहे थे वो नहीं हो रही। दूसरी हमने जो अच्छी बात करी है वो एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत जोर दिया गया है, और जो डोमेस्टिक लोड्स हैं और शायद कुछ कमर्शियल लोड्स भी, वो मोर एफिशिएंट लाइटिंग जैसे एलईडी लाइटिंग है और हर चीज़ में आगे एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स अच्छे हो गए, वो बहुत अच्छी बात है। मगर इंडस्ट्रियल डिमांड हैज़ टू पिक अप। दूसरी बात ये है कि अब आपने रिफॉर्म की बात करी है, स्टेट्स को आपने उनको कहा है कि जी हम पीएफसी और आरईसी को, इनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 90,000 करोड़ के आप लोन्स फर्दर एडवांस कर दीजिए। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जनरेशन कंपनीज को पैसा नहीं दे पा रही है, तो जब तक वो जनरेशन कंपनीज को पैसा नहीं देंगी वो आगे कोल का पैसा नहीं देगा और जनरेशन जो है वो नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। इसका हमें मेरे ख्याल पावर प्राइसिंग का रियलिस्टिक देखना चाहिए। मैं आज के कुछ डिस्टर्बिंग कमेंट्स भी देख रहा था कि कुछ स्टेट्स ऑब्जेक्ट कर रही हैं कि आप हमें फ्री पावर पे मत हमें कोई एतराज़ उठाइए, ये हमारा अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है, जो सभी आप सबके कहना है। ये कोई नहीं कह रहा कि आप किस सेक्टर को कितना चार्ज करिए, मगर आप दूसरे कंज्यूमर को वो बोझ अननेसेसरी मत डालिए। जो आपने बात करी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, वो अपनी पॉलिसीज के मुताबिक आप डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को दीजिए। कंज्यूमर को जब एहसास होगा कि पावर की वैल्यू क्या है, उसकी प्राइस क्या है, तो पहले वो, मैं समझता हूँ, वो किफ़ायत से इस्तेमाल करें। बाद में आप उसको रिफंड दे दीजिए। प्रीपेड मीटरिंग जो है वो आपको, मैं समझता हूँ कि जब हम घर घर में बिजली ले जा रहे थे तो प्रीपेड मीटरिंग के साथ हमें कर देना चाहिए था, क्योंकि एक दफ़ा किसी को अगर किसी चीज़ बहुत रियायती दर पे या मुफ्त या चोरी करने की आदत हो जाए, उसको उससे हटाना थोड़ा सा और कठिन होता है। तो ये कड़े डिसीजंस हैं और मैं समझता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में डिसीजंस ले रही है, मगर मुझे अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि यही चीज़ अगर हम 6 महीने पहले या साल भर पहले सहमति करवा के एग्री करवा लेते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि आज कोविड के माहौल में कुछ ज़्यादा सख्ती करना अमानवीय समझा जाएगा, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे और स्टेट्स में और सेंटर में टकराव थोड़ा बढ़ेगा। तो शायद जो इरादे बिल्कुल नेक हैं, सही हैं और सही रास्ते पर, मगर मैं समझता हूँ कुछ उसमें शायद हमें रुकावट पड़ सकती है रुकावट की वजह से। जिस तरीके से जो क्रॉस सब्सिडी की जिक्र पहले से कर रहे थे आप, लेकिन एक और चीज जो दिख रही है नए अनाउंसमेंट में, शुरुआत हो रही है कि निजी कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में उतार रही, क्योंकि खोलने जा रहे हैं दरवाजे। ये कितना इम्पोर्टेंट है और क्या इसके चलते जो मैं कहूँ कि लेथार्जी थी कुछ ऐसी पीएसयू उन कंपनियों की ओर से, उसमें कहीं कोई कंपटीशन की भावना आएगी और बेटर एक एनवायरनमेंट तैयार होगा? बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। इनफैक्ट अगर हम देखें
तो आज हमारे पास ऐसी प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनके लॉसेस सिंगल डिजिट में आ गए हैं। जब उन्होंने वो टेक ओवर की थी वो कंपनी सरकारी कंपनियों से, तो वो लॉसेस 20% के ऊपर हुआ करते थे और आज वो रिड्यूस होते होते 10% के नीचे चले गए हैं। हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि काफ़ी जगह पे हमने काफ़ी अच्छा काम किया है प्राइवेट कंपनीज में, जहां पे हमने फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया है या हमने पूरी तरह प्राइवेटाइज किया है। तो अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ने, जहां पे यूटीज की जितनी भी पावर कंपनीज हैं उनको हम प्राइवेटाइज करने वाले हैं, तो ये एक बहुत बहुत फेवरेबल स्टेप है जिससे हम ओवरऑल एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। आज भी हमारे पास ऐसी सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जहां पे लॉसेस 20% से ऊपर हैं, और जो हमने उदय के समय भी जो ट्रेजेक्ट्री अनाउंस की थी कि हम धीरे धीरे इसको 15% के नीचे ला पाएंगे, अगर आप देखें तो अभी भी जो हमने पैकेज अनाउंस किया है उसमें हमने इसको लॉसेस से लिंक किया है, उसमें हमने इसको डिजिटल पेमेंट से लिंक किया है। तो हमारी इंटेंट हमेशा बहुत अच्छी होती है, हम जो भी करना चाहते हैं उसमें हमारी इंटेंट हमेशा ठीक होती है, लेकिन जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, और आते आते फिर हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें फिर से नए पैकेज की जरूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेटाइज करना इज डेफिनेटली वन गुड सॉल्यूशन, क्योंकि हमने कुछ सक्सेस अचीव की है और आगे भी हम इसकी अगर थोड़ी स्पीड बढ़ाएं तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ जल्दी कन्वर्ट कर पाएंगे। एक चीज़ मैं और कहूँगा, आपका जो पिछला सवाल था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे, उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि जो हमने एलपीजी के केस में अचीव किया है, जहाँ पे हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया था, अकाउंट्स खोले थे, जनधन अकाउंट खोले थे, और उसको बहुत एफिशिएंटली हमने ट्रांसफ़र किया था एंड कंज्यूमर को, वो एक सक्सेस स्टोरी है हमारे पास। मेरे ख्याल से ये टाइम आ गया है जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी में वो करें, और जैसा राजदान साहब ने कहा है इसमें भी एफिशिएंसी की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं जहाँ हम एग्रीकल्चर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं या 50 पैसे पे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो कुछ ऐसे पंप सेट हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं, जो कि बहुत इनएफिशिएंट हैं। अगर जब हम फार्मर को रुपीस की टर्म्स में वो ट्रांसफर करेंगे तो धीरे धीरे वो उन पंप सेट को भी चेंज करेगा, एफिशिएंट पंप सेट लगाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी और सेविंग्स होंगी, जो कि अल्टीमेटली हम सेक्टर को बेनिफिट करेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी में कदम है। और वेणु जी, प्राइवेट कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन में उतारना, आता हूँ राजन सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। वेणु सर, प्राइवेट कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में उतारने में एक रिस्क भी है। कुछ जगहों पर, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब मैंने प्रोजेक्ट के देखे कि वहां पर जो जवाबदेही है उन कंपनियों की, उसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी है कंज्यूमर के बीच में, चाहे वो इंडस्ट्री हो या फिर जो होम कंज्यूमर हो। अगर उसको नहीं सुधारेंगे तो फिर अगर प्राइवेट कंपनियों को उतारेंगे तो विरोध जमीन पर ज्यादा होगा। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को प्राइवेटाइज करने में मेरे अपने ओपिनियन है कि एफिशिएंसी बढ़ेगा, लेकिन राजदान जी का जो ओपिनियन था, जो बताया, बहुत अच्छा से बताया कि रिफॉर्म नहीं है, परफॉर्मिंग कंपनीज होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैं एनटीपीसी में था, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में थे, हम लोग भी परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन इसमें पॉलिटिकल एंगल बहुत ज्यादा होती है और कहीं कहीं स्टेट्स में इसको बहुत अपोज करते हैं कि ये जॉब लॉस होता है, लेकिन लोगों ने देखा है कि जॉब लॉस नहीं है, कंप्यूटर आने के बाद भी जॉब लॉस होता नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ता है। तो राजदान जी का जो मैं लेता हूँ वो परफॉर्म एंड विन द हार्ट। तो कंज्यूमर को जब पता चले कि ये बहुत अच्छे से एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो क्या वो 10 पैसा भी ज्यादा देने को तैयार हो जाता है, उसको अनइंटरप्टेड क्लीन पावर। नाउ मेरा इसमें दो टेक्निकल चीज मैं लाना चाहता हूँ। एक तो जो सेक्टर में जो डिफिकल्टी आ रहा है कि रिन्यूएबल का फॉरकास्टिंग प्रॉपरली नहीं होता है, उसके लिए हमको एक फॉरकास्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, चाहे वो रीजन वाइज हो या जहां रिन्यूएबल ज्यादा हो, जिससे बाकी थर्मल कंपनियों को पता चले कि हमारा क्या लोड आने वाला है आगे 1 घंटे में, उसी हिसाब से हम तैयार कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे जाके 2022 के बाद इतने ज्यादा रिन्यूएबल होगा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें जो परफॉर्म करेगा वही सर्वाइव करेगा, ये मेरा है। और दूसरा, स्मार्ट मीटरिंग होना चाहिए,
क्योंकि एक तो आप रिन्यूएबल को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल मतलब आपको पता चल रहा है, और इसमें स्मार्ट मीटरिंग से आपको पता चलेगा कि कंजम्पशन पैटर्न क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का एफिशिएंसी बढ़ेगा। ये दो मेरा छोटा सा पॉइंट है, बट अदरवाइज आई एम फॉर प्राइवेटाइजिंग, पर आई विल नॉट से प्राइवेटाइजिंग इन दिस टाइम ऑफ द वर्ल्ड, इट शुड बी परफॉर्मिंग कंपनीज, whoever can perform. ओके या राजा सर, एक आखिरी में 2 पॉइंट हैं। पहला तो ये कि जो निजी कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन में उतारने का फैसला है, ये कितना जरूरी है और इसका चैलेंज क्या है, और दूसरा जो सुधार है इस सेक्टर में, बिजली सेक्टर में, वहां पर एक बड़ा हर्डल बार बार आता है। जब भी मैंने आपके साथ पहले कई शोज किए हैं, स्टेट लेवल पर उन सुधारों को पहचानना और उसको जमीन पर उतारना, ये चैलेंज कैसे इसको दूर किया जाए, इस चुनौती को? देखिए, ये जो आपने बात उठाई है, एक तो फिलहाल जो केंद्र सरकार के जो उसके अपने पावर में था, पावर कंकरेंट सब्जेक्ट है, उन्होंने यूनियन टेरिटरीज का कहा है कि यहां हम प्राइवेटाइज कर देंगे। अब यूनियन टेरिटरीज तो दिल्ली को ऑलरेडी प्राइवेटाइज्ड है, चंडीगढ़ पुडुचेरी का वैसे ही काफी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो काफी एफिशिएंट है, तो बचा क्या? तो सिर्फ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तो ये टेरिटरीज बचती हैं। तो इसमें तो खैर मैं कहूंगा संकेत और प्रिंसिपल बेसिस भारत सरकार का बिल्कुल ठीक है, मगर जो कोर ऑफ द प्रॉब्लम है वो स्टेट्स में है। राइट। और निजी कंपनियों का भी अभी तक ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि उनके जो इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं वो कंसोलिडेटेड अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज उनके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रहे हुए हैं। उनको इंटीग्रेट करना, जो पब्लिक कंपनीज हैं उनको यह अंदेशा है कि सारे रूरल एरियाज जो वेल पेइंग एरियाज हैं, वेल कनेक्टेड घने एरियाज हैं, वो प्राइवेटाइज ना हो जाए, और बाकी जितना रूरल एरिया जो स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो पब्लिक सेक्टर की प्लेट में आएगा। तो मैं समझता हूं कि जब आपको प्राइवेटाइज भी करना है, मैं प्राइवेटाइज नहीं करूंगा, ये जैसे वेणु जी ने कहा कि मैं तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हूं। कंपनीज हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में, दोनों अच्छी खराब है, मगर पब्लिक का रिकॉर्ड अच्छा है, हमें रिकॉर्ड से जाना चाहिए, हमें उस ओनरशिप के लेवल से नहीं जाना चाहिए। तो उनको आपने इंटीग्रेटेड विद अ फेयर मिक्स ऑफ अर्बन एंड रूरल मिला के देना है, ताकि सही तरीके से हर एक को, रूरल वाले को भी, अर्बन वाले को भी सही मात्रा में पावर मिले, उसको सही बिल अदायगी करनी पड़े। अब स्टेट्स का जहां तक रहा, मैं समझता हूं कि जो सक्सेस और अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरीज हैं उनको जितना हम बढ़ावा देंगे, क्वालिटी ऑफ पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, टैरिफ, इन सब चीजों को अगर हम सही इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, पब्लिसाइज करेंगे, तो जनता भी डिमांड करेगी कि मुझे अच्छी पावर चाहिए। अब दिल्ली का कोई कंज्यूमर नहीं कहता कि वापस दिल्ली विद्युत बोर्ड को पावर दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही देख लिया है। और यही कुछ और शहरों में भी, जैसे यूपी में कई प्रॉब्लम शहर थे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इसी तरह कुछ और स्टेट्स में भी थे जहां के बहुत कठिन समस्याओं से उभरे हैं और काफी अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं। मगर अल्टीमेटली हमें यही समझना है कि बिजली जो है ये एक प्रकृति से दी हुई चीज नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिस पे पूंजी लगी है। 70-80% हमारा आपका पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लगा हुआ है, और इसको अगर सही तरीके से इन एंटिटीज को रन करा जाएगा, सही तरीके से बिल की अदायगी की जाएगी, तो ये बिजनेस भी ठीक चलेगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा। अभी तो हम एक कंपनी की प्राइवेटाइजेशन, एक कंपनी को देने की बात कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे थे कि हम इसमें चॉइस दें कंज्यूमर को कि 2 या 3 कंपनी चूज करता है। तो ये अभी चॉइस से हम दूर हैं, मगर अल्टीमेटली जब कंपटीशन होगा बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो मैं समझता हूं और अच्छी प्रैक्टिसेस उभर के आएंगी और कंज्यूमर चॉइस भी बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन से ही क्वालिटी बढ़ती है और चॉइस बढ़ती है। बिल्कुल सर।
मैं इसमें कहूँगा इसमें पॉलिटिकल सगैसिटी की जरूरत है। जहां तक फार्मिंग कम्युनिटी का है, देखिए एग्रीकल्चर में, माफ कीजिएगा, मैं कहूँगा कि किसान को पानी चाहिए, उसको बिजली नहीं चाहिए। आपके पानी का जो रेट्स हैं वो इरिगेशन सिस्टम से, जो सरफेस इरिगेशन है वो तकरीबन फ्री है। जब आप दूसरे फार्मर को कहते हो कि आप इतना पैसा दो, वो पहले तो ट्यूबवेल लगाता है, उस पर खर्चा करता है, फिर टैरिफ देता है। तो वाटर पॉलिसी एंड वाटर प्राइसिंग पॉलिसी भी साथ साथ चले, तब मैं समझता हूं कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में पावर टैरिफ रिफॉर्म सही चल पाएगा। मगर अगेन वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। थैंक यू। ओके, वक्त है, लेकिन बहुत अहम चर्चा, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समझाने के लिए दर्शकों को कि असल में पावर सेक्टर कहां पर खड़ा है, क्या चुनौतियां हैं, क्या वहां पर कमजोरियां और खामियां हैं, और नए जो सुधार हैं वो कितना उसको मजबूती दे पाएंगे, उस संकट से बाहर निकाल पाएंगे, और क्या और आगे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।